स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं 12th में कैसे कैसे पढ़ना है और कितना सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। 11th का हम लोग ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ बैच वाइज सिंगल टॉपिक है 4-5 लेक्चर का, वो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। कोनिक सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अच्छा से, और जो एडिशनल टॉपिक है कुछ किसी बैच में बाकी था, परमुटेशन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, वो सब भी हम डाल देंगे यूट्यूब पे तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे, हम लोग 12th का सिलेबस के बारे में पहले स्टडी करते हैं। क्या सब है सिलेबस। ट्वेल्थ सिलेबस, ठीक है। 12th का सिलेबस थोड़ा सा 11th से लेंथ में कम है। ऐसे तो अगर हम ओनली बोर्ड लेवल का बात करें तो 11th ही कम था, मतलब 11th में बोर्ड और जे में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस था, ठीक है। मतलब जैसे कोनिक सेक्शन आप पढ़े होगे तो एक लेक्चर में बोर्ड लेवल कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसमें लगभग 14-15 लेक्चर सब मिला के दिए हैं। मतलब 5 या 4 लेक्चर 6 लेक्चर किसी में गया है IIT लेवल पे कंप्लीट करने के लिए। तो लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में क्या है कि आप लोग अगर बोर्ड लेवल का भी अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोग 70-80% जेई का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में ऐसा ही है, कैलकुलस में, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में, प्रोबेबिलिटी में, हर टॉपिक में। कुछ टॉपिक तो ऐसा है कंप्लीट बोर्ड लेवल का ही जेई में भी आता है। जैसे आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, 3D वेक्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, इंटीग्रेशन भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कैलकुलस 12th में NCERT में। ये सब टॉपिक एकदम जो है ना बोर्ड लेवल का ही जेई में भी आता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पूरा लेक्चर को अच्छे से समझना है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं है। बाकी IIT के लिए तो हम अच्छा से बताएंगे ही सब चीज़, IIT के लिए तो कोई चिंता यहाँ होता नहीं है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन ओनली बोर्ड लेवल के लिए रहता है, तो मैं ये बात इसीलिए डिटेल में बता दिया कि बोर्ड लेवल और IIT लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस 12th सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, हाँ, बोर्ड लेवल के स्टूडेंट IIT के क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएगा, ओनली अपना NCERT, RD शर्मा, RS वाले जो बुक बोर्ड लेवल के आते हैं, या सीट भी हम देंगे तो उसको सॉल्व करना है। और जो IIT का तैयारी करते हैं तो हम IIT के लिए हमेशा प्रेफर करते हैं कि 100% प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो हमारा सीट होता है, विद्या मंदिर का स्टडी मटेरियल भी हम करवाते हैं, वो सब टॉपिक भी करना है, ठीक है। बाकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना। तो हम लोग देखते हैं बेटा सिलेबस कैसे है। फर्स्ट, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ये 12th बोर्ड के लिए 13 मार्क्स का रहता है। सेकंड, वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 12th बोर्ड के लिए 17 मार्क्स का रहता है। और जेई में इससे रहता है 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी देता है, लेकिन 2 क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि अब 25 कर दिया है। 3D वेक्टर से जेई में 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, ये बोर्ड के लिए 10 मार्क्स सिलेबस है, और जेई में यहाँ से 1 क्वेश्चन रहता है। फोर्थ, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग बताते हैं। ये सब इंडिविजुअल चैप्टर्स है, छोटे छोटे है, और सब इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी में किसी का लिंक नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग, LP, ये 12th बोर्ड में 6 मार्क्स का रहता है, और इसमें यहाँ से जेई में क्वेश्चन नहीं रहता है। कभी कभी कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है अच्छे क्वेश्चन में, बट जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहता है। 5 नंबर, अब चलते हैं कैलकुलस के अंदर, ठीक है। ये मेजर टॉपिक है, मतलब
बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी। तो यहाँ से टोटल 64 मार्क्स 54 मार्क्स का रहता है, ठीक है। कितना हो गया कैलकुलेट करो, 13 17 30 + 10 कितना हो गया 40 + 6 46 + 54 100 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का बोर्ड का सिलेबस है। और अब हम इसमें कैलकुलस के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। फंक्शन, रिलेशन, ग्राफ, इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ये कैलकुलस से हट के अलग दिया रहता है एनसीईआरटी में, 10 मार्क्स का यहाँ से बोर्ड में रहता है क्वेश्चन, ठीक है। और जेई में यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। फंक्शन से एक रहता है और इनवर्स ट्रिगोमेट्री से भी अब पूछ रहा रेगुलर रूप से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। एक भी रह सकता है, अगर मान लो इनवर्स ट्रिगो डायरेक्ट नहीं पूछा तो उसमें आगे कैलकुलस में यूज कर देगा, डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, समथिंग, ठीक है। कैलकुलस का दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिमिट। हालांकि ये लिमिट 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से जेई में रहता है 1 क्वेश्चन श्योर। ऐसे हम 11th में बोर्ड लेवल का पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल का, लेकिन जेई लेवल का जब हम पढ़ाएंगे तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस का जो इसके आगे का टॉपिक है वो लिमिट पर ही डिपेंड है, इसलिए हम लिमिट को 11th में डिटेल नहीं पढ़ाए थे आईटी लेवल तक, ठीक है। तो जेई में 1 क्वेश्चन रहता है, ये सिलेबस 11th का है इसके लिए, ठीक है। इसलिए 12th बोर्ड में लिमिट से क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ से जेई में आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। बोर्ड के लिए तो हम कंप्लीट बता दिए, 44 नंबर कैलकुलस से रहता है, 10 नंबर इससे रहेगा। बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस हम पूरा एक साथ लिख देंगे कितना नंबर रहता है। 50% डिफरेंशियल रहता है और 50% इंटीग्रल रहता है लगभग, ठीक है। 44 में 50% यानी लगभग 20 या 22 मार्क्स का डिफरेंशियल से रहेगा और बाकी इंटीग्रल से रहेगा, जो हम आगे लिख देंगे। उसके बाद का टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, संडे वाली क्लास हम लोग स्पेशली पढ़े थे, इसे फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन हम एक बार पढ़ चुके हैं जेई के लिए भी। तो आप लोग यहाँ पे यहाँ से जेई में 1 क्वेश्चन रहता है और 12th का ये सिलेबस है, ये भी 12th का सिलेबस है। एफ बीच में सिर्फ लिमिट एक 11th का आ गया, हम 11th में इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि कैलकुलस के बीच का टॉपिक है। अगर वहाँ पढ़ा दिए होते तो अभी कंटिन्यूटी कंप्लीट लिमिट पे डिपेंड है। अगर थोड़ा सा भी कम नॉलेज रहता तो ये चैप्टर नहीं समझ में आता, इसीलिए हम इसके सामने इसके जस्ट पहले पढ़ाएंगे लिमिट को, ठीक है। उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट्स रहता है, रेट मेजरमेंट, मैक्सिमा, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिसिटी कह सकते हैं इसको, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, या और भी इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर यहाँ से जेई में आपको अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, 1 2 3 यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन रहता है यहाँ से, ठीक है, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस।
इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है जेईई में, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन रहता है जेईई में। और अगला पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से जेईई में एक क्वेश्चन रहता है और बोर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग 10 नंबर का रहता है, 10 मार्क्स का। ठीक है, तो हम एक बार बोर्ड के लिए फिर से बताते हैं कैलकुलस में कहाँ से कितना रहता है। यहाँ तक का जो पोर्शन है फंक्शन रिलेशन से अलग अलग 10 नंबर बोर्ड में रहता है। ठीक है, उसके बाद बच गया 44 मार्क्स। तो 44 मार्क्स में यहाँ से सी, डी और एफ ये 3 है। बी तो 11 का टॉपिक है, तो यहाँ से आपको लगभग 20 नंबर करेगा बोर्ड में। ठीक है, 20 या 22 का। ठीक है, और उसके बाद जो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 टॉपिक से रहेगा 20-22 नंबर का। ठीक है, यानी कि आपका 10 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन से, यहाँ से 25 नंबर लगभग रहता है। ठीक है, यहाँ से 25 रहेगा और रेस्ट बचा हुआ रहेगा डिफरेंशियल से। ठीक है, 20 या 19 नंबर रहेगा डिफरेंशियल से। इंटीग्रल से हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से इंटीग्रल में टोटल बोर्ड में आता है 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 या 27 मार्क्स का आता है यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक। ठीक है, तो खैर चलो ओवरऑल हम बता ही दिए कैलकुलस में रहता है 54 मार्क्स। ठीक है, यानी कि फंक्शन रिलेशन 10 नंबर, बाकी कैलकुलस 44 नंबर। ठीक है, बाकी जेईई में देखो कितना क्वेश्चन हो गया, एक हो गया, 2 फंक्शन से हो गया, 1 2 3 2 5 6 2 8 1 9, यानी कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन फंक्शन में, सॉरी पूरा कैलकुलस में रहता है आपका 12th से। ठीक है, तो 8 से 9 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी से हो गया 10 क्वेश्चन, और 3 3D से हो गया 13 और 2 15, यानी कि ये 14-15 क्वेश्चन रहता है 12 सेक्शन से। ठीक है, और 14-15 11 से, तो ये हमारा 12th का सिलेबस है। तो ऑलमोस्ट लगभग 14-15 क्वेश्चन 12 सेक्शन से जेईई में रहता है, बाकी 11 से रहता है। अगर 25 क्वेश्चन कर दिया है तो 1-2 क्वेश्चन कहीं से कम सकता है। ठीक है, यानी कि 50% लगभग 11 से रहता है, 50% 12 से रहता है। तो इसी में जहाँ वेरिएशन दिख रहा होगा जैसे लिखे हैं 1 से 2, तो वो हो सकता है 1 पूछेगा। जहाँ लिखे हैं मान लो कि हम 2 से 3, तो 2 पूछेगा। तो उस तरह से 1-2 क्वेश्चन वैरी कर सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12-13 मान लो 11 से, और उतना ही 12 से रहता है जेईई में। बाकी बोर्ड के लिए सिलेबस है, तो ये सिलेबस को आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ईजी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑनलाइन में आप लोग समझ सकते हो कि मैथ्स ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सामने अगर टीचर होते हैं तो स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करते हैं, उसको देखते हैं कैसे पढ़ रहा है, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो कैलकुलस को हम लोग लास्ट में, अगर एकदम कंप्लीट बंद ही रह गया लॉकडाउन, तो फिर भी पढ़ाएंगे। तब कैलकुलस हम लोग लास्ट में स्टार्ट करेंगे, पहले इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, वेक्टर 3D। उम्मीद है कि ये खत्म होते होते हम लोग का क्लास ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को ही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और इसको जो भी लेक्चर लगेगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले ये कंप्लीट होगा, तो उसके बाद वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है, बाद में डिटरमिनेंट दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैट्रिक्स पढ़ने के अंदर डिटरमिनेंट का भी काम पड़ता है, लेकिन डिटरमिनेंट को पढ़ने के लिए मैट्रिक्स से कोई काम नहीं है। तो अच्छा ये होना चाहिए कि पहले डिटरमिनेंट और उसके बाद मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम अपने तरीक़ा से ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी का आप लोग जो टॉपिक बोल रहे हैं उसे बनाते जाना आप लोग। ठीक है, तो डिटरमिनेंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखो बेटा, डिटरमिनेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझना सही से, और इजी भी है ना। 12th का सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है,
तो डेफिनेशन लिखते हैं, द अरे ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर फॉर्म ठीक है, इट्स कॉल्ड डिटरमिनेंट। मतलब नंबर का एक तरह का अरेंजमेंट है, एरे मतलब सजावट हो गया। स्क्वायर फॉर्म में नंबर को अगर हम एरे कर देंगे, अरेंज कर देंगे, तो वो डिटरमिनेंट देता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का जो मेन काम है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे जब डिटरमिनेंट बनाया गया था, क्रैमर्स नाम का मैथमेटिशियन इसके बारे में ज़्यादातर दिया है कॉन्सेप्ट। तो वो जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे 2 वेरिएबल तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 3 वेरिएबल बहुत लंबा बनता है, ऐसे मेथड से बनाते हैं तो ठीक है, 1.5 पेज लगता है बनाने में। 4 वेरिएबल दे देगा तो और बहुत लंबा बनेगा, बट डिटरमिनेंट मेथड से हम सारे को शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल से कहते हैं, और जेईई में वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस होता है क्रैमर्स रूल से। तो पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में डेफिनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाद में लास्ट में क्रैमर्स रूल आता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, इट इज डिनोटेड बाय डेल, डिटरमिनेंट को ना डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके एलिमेंट को एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ए आई जे, जहाँ पे आई इंडिकेट्स रो और जे इंडिकेट्स कॉलम। ठीक है बेटा, तो कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे कि डेल इजकल टू, अगर आपका ये है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रो, इसको R1 कहेंगे। ये हो गया सेकेंड रो, R2 हो गया। ये वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं, ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, और ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो डायगोनल होता है इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डायगोनल कोई भी काम नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल काम पड़ता है, सेकेंडरी कोई काम नहीं पड़ता। ठीक है, और इसको इस तरह से 2 लाइन के बीच अरेंज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मॉडुलस नहीं है ना, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है, मतलब नॉन नेगेटिव देता है। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है। इट रिप्रेजेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। चूंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट करते हैं। ठीक है, और इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD माइनस BC, AD माइनस BC, इसी क्वांटिटी पे डिटरमिनेंट डिपेंड करता है। 2 ऑर्डर से कम का डिटरमिनेंट नहीं हो सकता, कम से कम 2 ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, 2 5 7 9 सपोज। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग ये बताओ ये क्या है, फर्स्ट रो। लिखना सब जगह जरूरी नहीं है, अभी समझाने के लिए बता दें। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये क्या है सेकेंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकेंड कॉलम, और ये वाला क्या है प्रिंसिपल डायगोनल PD। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट का अगर मेंशन करें, A11 इंडिकेट करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये कितना दे रहा है 2, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये कितना है 5। अगर इसका नाम हम del1 रख दें, A21 कितना दे रहा है 7, और A22 ये कितना दे रहा है 9।
ये 21 नहीं पढ़ना चाहिए, 21 देखने से ये फायदा होता है कि हम लोग यहाँ देख के ही बता सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन होगा, एलिमेंट होगा। 2 है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये 5 होगा, तो ये फिक्स है पोजीशन, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 9 माइनस 7 × 5 कितना हो गया, 18 माइनस 35 कितना हो गया, -17। देखो नेगेटिव भी आ गया वैल्यू, है ना। ये नहीं है कि मॉडुलस है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ऐसे क्रॉस करना लेफ्ट से राइट तरफ, 2 × 9 माइनस 7 × 5, है ना। ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। इसके बाद का ऑर्डर कैसे ब्रेक होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। ये कैसे होगा देखो बेटा, अगर डेल इक्वल टू ऐसा दिया हुआ A11 A12 A13 A21 22 23 31 32, मतलब एकदम सामने सामने लिखना है। ये सब कॉलम से, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ये क्या है बेटा, फर्स्ट रो, सब जगह लिखना नहीं है ना, अभी समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। सेकेंड रो, ये क्या है, थर्ड रो R3, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम, और ये है थर्ड कॉलम, और ये है क्या, प्रिंसिपल डायग्राम। अब इसका वैल्यू कैसे ब्रेक होता है ये समझते हैं हम, ठीक है। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट, मतलब हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग फर्स्ट रो, ठीक है। तो आप A11 ले लेना, ये और ये सामने सामने कॉलम और रो एलिमिनेट कर देना, रेस्ट जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट में रख देना। A22 23 A32 33, फिर माइनस लगाना, अल्टरनेट साइन रहता है, प्लस माइनस प्लस, है ना। माइनस A12, माइनस सब कैसे आता है वो आगे जस्ट अभी पढ़ाएंगे, माइनर एंड कोफैक्टर, तो वहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। A12 ये और ये ख़त्म करो, A21 मतलब A12 लिए सामने सामने कॉलम और रो हटा देंगे, ये चारों को अपने ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। A21 A23 फिर A31 और A33, ठीक है, प्लस फिर A13 लो, इसके सामने सामने रो कॉलम और रो हटा दो, क्या हो जाएगा, A21 22 31 और 32। अब ये ब्रेक हो गया 2 ऑर्डर में, ठीक है। और 2 ऑर्डर को ब्रेक करना जानते हैं, पीछे पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या करोगे आप, A11 इंटू, ऐसे क्रॉस करोगे, A12 इंटू A33, सॉरी A22 रहना, 22 इंटू 33 माइनस क्या चीज़, A32 इंटू A23 माइनस A12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, अभी तो नंबर आता सब कैलकुलेट हो जाता, नंबर यहाँ है नहीं। एक नोट हम बता देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, साइन इजकल टू -1 की पावर i प्लस j होता है, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसके बारे में समझा दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर i इंडिकेट्स, तो पता ही है i इंडिकेट क्या होता है, रो, और j कॉलम। जो प्लस माइनस आया है ना, तो देखो इसी आधार पर आया है। तुम लोग जानते हो कि -1 की पावर ऑड नंबर देते हैं तो क्या होता है माइनस, और -1 की पावर इवन नंबर देते हैं तो क्या होता है प्लस। अब देखो तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर का साइन लिखते हैं, ये नोट का ही पार्ट है, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस।
कैसे हुआ, ये 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1 1 क्या होता है 2, -1 के पावर 2 दोगे तो क्या होगा प्लस, और ये पोजीशन क्या है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 कितना होता है 3, -1 के पावर 3 पे क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस है। यानी -1 के पावर अगर ऑड होगा तो माइनस और इवन होगा तो प्लस। ये क्या है बेटा 2 1 ऑड, इसलिए माइनस। अब सीधा समझो ऑड पे माइनस, इवन पे प्लस, ठीक है। 3 ऑर्डर देखो, थर्ड ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ऐसे भी याद रख सकते हो अल्टरनेट रहता है, प्लस से शुरू करना है, 2 लगातार प्लस कहीं भी नहीं रहेगा, 2 लगातार माइनस भी नहीं रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। लेकिन रैंडमली चेक करना, मान लो हम लोग को इसको चेक करना माइनस क्यों है, तो इस फार्मूला से चेक होगा। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 कितना 5, ऑड आ गया इसलिए माइनस। मान लो इसको चेक करना है, ये क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 कितना होता है 4, 4 क्या है इवन, इसलिए प्लस। अगर दोनों का सम इवन होगा तो प्लस पोजीशन देगा, दोनों का सम ऑड होगा तो माइनस पोजीशन देगा, ठीक है, एंड सो। और अब हम एक और देख लेते हैं, फोर्थ ऑर्डर का साइन क्या होता है। ऐसे थर्ड ऑर्डर तक ही हम लोग को सॉल्व करना था डिटरमिनेंट को, लेकिन बता देते हैं फोर्थ ऑर्डर। प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। डायगोनल हमेशा प्लस रहता है, और जहाँ डायगोनल बोले तो तुम लोग समझना प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी डायगोनल कहीं कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हम प्रिंसिपल डायगोनल वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ डायगोनल यूज करेंगे, तो उसका मतलब भी प्रिंसिपल डायगोनल से ही होता है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या है प्लस है सभी में, नहीं। तो बेटा जो थर्ड ऑर्डर था, अब ये बात तुम लोगों को समझ में आया यहाँ क्यों प्लस लिए थे, क्योंकि ये 1 1 पोजीशन था, इवन का पोजीशन था इसलिए प्लस था। ये 1 2 पोजीशन था, तो 1 2 क्या होता है 3 ऑड होता है, इसलिए माइनस यहाँ लिए थे। बाकी तो तुम जानते ही हो कि जो एलिमेंट लेंगे उसके सामने सामने कॉलम और रो हटा देंगे और उसको लिख देंगे। जो भी एलिमेंट लेंगे एक रो को पूरा खत्म करना है, जैसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किए तो पूरा खत्म करना है उसको, फिर सेकेंड रो के अलोंग करेंगे तो भी पूरा खत्म करना है, उसके आंसर सेम देगा, ठीक है। जैसे हम एक और लिख देते हैं इसी क्वेश्चन को, एक्सपेंड अलोंग सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा। तो देखो बेटा डेल इक्वल टू क्या होगा, अब सेकेंड रो में तुम्हारा 2 1 है तो माइनस से शुरू होगा, माइनस ऑफ A21। अब 2 1 के सामने सामने कॉलम और रो हटा दो, रेस्ट जो बचेगा उसको लिखो, A12 A13 A32 और A33। फिर प्लस लिखना है, प्लस क्यों लिखना है जब यहाँ 2 2 है, 2 2 इवन होता है, ठीक है। A22 इंटू क्या होगा आपका A21 A23 A31 और A33, ठीक है। और फिर माइनस, क्योंकि 2 3 फिर 2 3 5 होता है तो माइनस लेंगे, ठीक है। A23 इंटू A11 A12 A31 और A32, इधर स्पेस नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करो, माइनस A21 इंटू क्या लिखोगे A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, ठीक है, प्लस A22 इंटू क्या होगा A12 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 और फिर माइनस A23 इंटू क्या लिखोगे A11 A32 माइनस A31 A12। अब अगर नंबर होता तो कैलकुलेट हो जाता, ठीक है। आगे हम कुछ एग्जांपल नंबर में लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है डिटरमिनेंट, ठीक है। ठीक है बच्चे, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक डेल इक्वल टू 2 3 5 कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, -3 7 1 4 4 0 6 कुछ भी लो,
कोई सोच समझ करके नहीं लिए कि क्या लेना है। अब इसको वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जिस भी रो के अलॉन्ग चाहो आप एक्सपेंड कर सकते हो, जिस भी कॉलम के अलॉन्ग चाहो एक्सपेंड कर सकते हो। कितना रो है यहाँ पे? 1 2 3। कॉलम कितना है? 1 2 3 यानी 3 रो है और 3 कॉलम भी है। तो टोटल 6 मेथड से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और सबका आंसर सेम देगा जो भी देगा, ठीक है। हम देखते हैं, इसको अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। तो लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो देखो ये है तो क्या लिखोगे? 2 × बाद में इस प्रोसेस को भी डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे अभी, तो हम लोग समझने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। ये और ये खत्म हो गया, 7106, ठीक है। -3 × ये और ये खत्म, -3 1 4 और 6, ठीक है। मतलब कैसे लिखे हैं फिर से एक बार समझो। ये 3 है, सामने सामने कॉलम और रो हटा दिए, ये चारों को अरेंज कर दिए, ठीक है। +5 × ये और ये खत्म, -3 7 4 0। तो देखते हैं 2 × क्या हो गया? 7 × 6 42 -0, -3 × -18 -4, ठीक है। +5 × 0 -28, ये कितना हो गया? 84 -22 × 3 22 × 3 कितना प्लस हो जाएगा फिर 66, ठीक है। और ये माइनस होगा, ठीक है, 140। कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया तुम्हारा 150 - 140, ठीक है। कितना आ गया? 10। ये आंसर हो गया इसका। तो ये हम किए थे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड। अगर किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 10। देखते हैं दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक्सपेंड अलोंग सेकेंड रो, सेकेंड रो से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि ये पोजीशन था प्लस माइनस प्लस, ये पोजीशन क्या है? माइनस प्लस माइनस का। ये माइनस से मतलब नहीं है, इसका पोजीशन भी माइनस है। एलिमेंट तो -3 है ही, पोजीशन भी क्या है? माइनस है। तो स्टार्ट माइनस से करेंगे, माइनस होगा। एलिमेंट जो है वहाँ लिखेंगे -3 × अब ये और ये खत्म, तो क्या हो गया? 3 5 और क्या? 0 6। प्लस का पोजीशन है 7 × ये और ये खत्म, क्या हो गया? 2 5 और 4 6, ठीक है। फिर -1 × ये और ये खत्म, क्या होगा? 2 3 और 4 0। इसको कैलकुलेट करो। -+3 × कितना आ गया? 18 -0 +7 × क्या आ गया? 12 और माइनस कितना? 20, ठीक है बेटा। -1 × 0 -12। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया? 54, ठीक है। और ये -8 × 7 -56 और ये +12 नहीं -2 +12 कितना दे दिया? 10। सीधा आंसर ये था ना आंसर। देखो तो किसी भी, तो बेटा एक बात आप लोग समझना, अभी तो प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं किए हैं तो एक बात तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जिस रो में 0 दिखेगा या जिस कॉलम में, उसके अलोंग सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा? नहीं होगा। मान लो अगर हम थर्ड रो के अलोंग करेंगे तो एक टर्म तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। या सेकंड कॉलम के अलोंग करेंगे तब भी 2 ही टर्म लिखना पड़ेगा। नहीं, अगर सोचो एक और 0 रहता है इसमें, तब कितना इजी होता। तो जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ने वाले हैं आगे कि डिटरमिनेंट को इजी कैसे किया जाता है प्रॉपर्टी लगा करके, ठीक है। यानी एक रो या एक कॉलम में अगर 3 ऑर्डर का है तो 2 0 कैसे ले आएंगे? तीनों 0 हो जाएगा तो वैल्यू ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 कैसे लाएंगे उसके लिए प्रॉपर्टी सब बनाया, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक और मेथड से बनाते हैं इसको। देखो
एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो, इसी क्वेश्चन को थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो क्या होगा बेटा, देखो डेल का वैल्यू है, डेल मतलब डिटरमिनेंट, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो थर्ड रो में क्या दिख रहा है, 4 प्लस का पोजीशन है, 4 इंटू, तो ये 4 है, इसके सामने सामने कॉलम और रो हटाओ, ये चारों लिखो, 3 5 अपने ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर अगर गड़बड़ हो जाएगा ना तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये तो 0 ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। प्लस 6 इंटू क्या हो गया, 2 3 माइनस 3 7, कैलकुलेट करो, 4 इंटू 3 माइनस 35 प्लस 6 इंटू 14 प्लस 9, कैलकुलेट करो। ये हो गया तुम्हारा कितना, 32 माइनस 32 इंटू 4, तो कितना आ गया 128, माइनस 128, ठीक है, और प्लस ये देखो 14 प्लस 9 23 इंटू 6, तो कितना आ गया 23 इंटू 6 120 और 18 138। अब ये बताओ 138 माइनस 128 कितना आ गया 10। तो किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर सेम देगा, ठीक है। तुम्हारे पास और भी विकल्प है, कॉलम के अलोंग कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी 6 मेथड से करोगे सबका आंसर सेम देगा। जैसे देखो इसको एक और हम कॉलम से भी कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू वो और वो खत्म, क्या हो गया 7 1 और 0 6, ठीक है, और ये पोजीशन नेगेटिव कर दो, माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू क्या होगा 3 5 और 0 6, एक मिनट, हम 2 लिए थे ना, तो ये और ये खत्म होगा, 7 1 0 6 लिखे थे ना, ठीक ही था, ठीक, चलो उसके बाद लेंगे प्लस 4 इंटू क्या होगा 3 5 7 1 3 5 7 1, इसको कैलकुलेट करो, देखो 2 इंटू कितना आ गया 42 माइनस 0, ठीक है, माइनस में प्लस 3 इंटू कितना आ गया 18 माइनस 0 प्लस 4 इंटू कितना आ गया 3 माइनस 35, कैलकुलेट करो, ये हो गया 88 84 ना, और ये कितना आ गया 54, और ये कितना आ गया माइनस 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 120 और 128, पूरा कैलकुलेट करो, तो ये तुम्हारा आ गया कितना 138 माइनस 128, कितना दे दिया 10। तो किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर सेम देगा, ठीक है। तो तुम लोग घर पे क्या करना, इस पे और भी कोई एग्जांपल ले लेना, ठीक है, और हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, उसका तुम लोग वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ाएंगे अभी, लेकिन तुम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको 3-4 मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। 1 3 माइनस 2 0 4 5 6 माइनस 1, कुछ भी ले सकते हैं, सोच के नहीं ले रहे हैं क्या लेना है, ठीक है। रिजल्ट तो जो आना आ ही जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना तुम्हें, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या सब है। डिटरमिनेंट ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ऐसे फोर्थ ऑर्डर का रहता नहीं है, क्या रहता है 3 ऑर्डर ही रहता है, 2 और 3। जितना बड़ा ऑर्डर देगा उतना लंबा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो उतना लंबा अगर रहेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, टाइम कम रहता है एग्जाम में, इसलिए फोर्थ ऑर्डर अक्सर नहीं रहता है। फिर भी हम बता देते हैं फोर्थ अगर रहेगा तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। मान लो कि A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3,
A4 B4 C4 और D4। यहाँ पर क्या है, 4 रो है, देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, है ना, और 4 कॉलम भी है। स्क्वायर फॉर्म इसलिए लिखे थे, ठीक है, C1 C2 C3 4 थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, C1 C2 C3 इधर भी है, ठीक है। तो क्या करें, तो ऐसा करते हैं हम, इसको ये वाला भी छोड़ ही देते हैं लिखना, समझ ही रहे हो, कॉलम होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, प्रिंसिपल डायग्राम, ठीक है। चलो, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे वो देखना है, ठीक है। जैसे मान लो एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो पहले 4 ऑर्डर टूटेगा 3 में, और फिर 3 टूटेगा इसमें 2 में, और 2 का फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। तो बहुत लंबा होगा, यानी से 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते ना, तो वैसे 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो कैसे, बट साइन वाला चीज़ वही रहेगा, प्लस माइनस जो भी हम लोग करते थे, ठीक है। क्या लोगे आप, A1 इंटू, इसके सामने कॉलम और रो हटा दिए, क्या हो गया, B2 C2 D2, B3 C3 D3, B4 C4 D4, फिर माइनस लेंगे B1 इंटू, ये और ये हटा दिए, ठीक है, क्या हो गया, A2 C2 D2, फिर A3 C3 D3, A4 C4 D4, फिर प्लस D1, ये लेंगे ना, प्लस माइनस, फिर ये प्लस C1 इंटू, क्या करोगे आप, ये और ये ख़त्म, A2 B2 D2, A2 B2 D2, ठीक है। A3 B3 D3, हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 के सामने फर्स्ट C1 के सामने कॉलम और रो को इरेज कर दिए हैं, और सारा चीज़ को ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। A3 B3 D3, एक मिनट, A1 B1 C1 हो गया, A1 B1 और ये C1 हो गया, ठीक है। C1 के सामने कॉलम और रो हटाओ, तो पहला हो गया A2 B2 D2, A2 B2 D2 ठीक लिखे थे, फिर A3 B3 D3, उसके बाद क्या होगा, A4 B4 D4, A4 B4 और D4, ठीक है। तो प्लस माइनस फिर माइनस D1 इंटू, फिर इसके सामने कॉलम और रो हटा देना है, तो ये लिखाएगा, ठीक है। क्या होगा, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और A4 B4 C4, ठीक है, A4 B4 C4, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस तुम जानते हो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर B2 इंटू, ये और ये ख़त्म, फिर माइनस C2 इंटू, जो भी प्रोसीजर था 3 ऑर्डर को सॉल्व करने का वो सब लगाना होगा तीनों में, इसलिए लंबा होता है, तो आगे हम नहीं बताएंगे। तो इसके बाद ऐसे ब्रेक होगा ये, ठीक है। टोटल टर्म कितना होगा इसमें, इस पर एक पैटर्न है, फॉर्मूला है, वो आगे बताएंगे तुम लोगों को नोट में, ये समझने की बात थी। ट्रू ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट था ABCD, तो AD माइनस BC था, कितना टर्म था उसमें, 2। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट में कितना टर्म आया था, 6, कैसे, 3 ठो ट्रू ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना था वो 3 ऑर्डर ब्रेक करने पे, ठीक है। तो 3 ठो ट्रू ऑर्डर बना था, यानी कि 6 टर्म्स बना टोटल। इसमें कितना टर्म्स होगा, इसमें 6 टर्म्स, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, कितना 24 टर्म होगा। एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 टर्म्स हो रहा है, 3 ऑर्डर में 6 टर्म्स हो रहा है, 4 ऑर्डर में 24 टर्म्स हो रहा है। तो पैटर्न कैसे बन रहा है, अगर nth ऑर्डर डिटरमिनेंट दे देगा तो फैक्टोरियल n टर्म्स होगा। फैक्टोरियल n कैसे, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 6, यानी 3 ऑर्डर में 6 टर्म था। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है 24, इसलिए 4 ऑर्डर में क्या है 24 टर्म्स। उसी प्रकार चलती जाएगा इस सिलसिला, ठीक है। ऐसे हम nth ऑर्डर डिटरमिनेंट बता देते हैं। nth ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या सब होगा ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें n रोज और n कॉलम्स होगा, ठीक है। देखो कैसे,
ये जनरलाइज हो गया, इसी से हम लोग 2 3 4 जितना बनाना बना सकते हैं, A11 A12 A13 अप टू A1n, फिर A21 22 23 अप टू A2n, 31 32 33 अप टू A3n, और ये भी चलेगा n तक, AN1 AN2 AN3 अप टू ANn। दिस इज nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अब तुम देख सकते हो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो R3 अप टू ये nth रो Rn, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम अप टू ये nth कॉलम, और ये तो जानते ही हो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, ये काफ़ी काम का है कंपटीशन के लिए, समझना सही से। देखो अब 12th में भी जो है ना, बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको छोटे छोटे टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक। कहीं से भी पूछ सकता है ना, ऐसे ऐसे पूछता है, ईजी है, बट ऑब्जेक्टिव बनाना जनरली सब्जेक्टिव से टफ होता है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा टर्म्स क्वेश्चन के अंदर से निकालता है, बीच से, ठीक है। तो हर चीज़ को अच्छा से समझना, जो नोट बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नोट बता रहे हैं। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट इक्वल टू फैक्टोरियल n। एक बार समझा देते हैं इसको, फैक्टोरियल n कैसे है। जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट था बेटा, उसमें 6 टर्म, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 9 हो जाएगा थर्ड में, नहीं, 3 रो और 3 कॉलम मल्टीप्लाई कर 9 एलिमेंट्स था। यहाँ एलिमेंट नहीं पूछ रहे हम, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक्सपेंड करने के बाद कितना टर्म ब्रेक होगा, ठीक है। तो जो सेकेंड ऑर्डर था वो 4 टर्म में ब्रेक हो, कैसे होता था देखो, एक बार फिर बताते हैं। ABCD था सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD माइनस BC, कितना टर्म? 1 2 टर्म। उसी प्रकार 3 ऑर्डर को ब्रेक करोगे तो उसमें 3 ठो सेकेंड ऑर्डर बनेगा, नहीं, दैट इज कितना बनेगा? 6, और 6 कैसे आएगा? यहाँ देखो फैक्टोरियल n की जगह 3 पुट कर दो, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होता है? 6। 4 ऑर्डर अभी देखो सामने क्लियर किए, इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6, 24 टर्म बनेगा ब्रेक करने के बाद। और यहाँ n का वैल्यू 4 पुट करो फैक्टोरियल n में, 4 पुट करोगे तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24। इस तरह से जितना भी ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा ब्रेक करने के बाद कितना टर्म्स आएगा वो फार्मूला देगा फैक्टोरियल n, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकेंड नंबर नोट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना सही से। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? I और J इक्वल होना चाहिए, नहीं, देखो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 अप टू सो, ठीक है। मतलब ये जो है ना A11 A22 जहाँ पे दिखेगा दोनों बराबर, 3 3 अप टू ANN, ये सब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसी में अलग अलग पॉइंट हम बता रहे हैं। एलिमेंट एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, एबव द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल देख रहे हो, इसके ऊपर का एलिमेंट ये सब, इसका होने के लिए क्या होता है? देखो I सब में I छोटा है, जैसे 1 2 1 3 2 3 3, मतलब I का वैल्यू जैसे हमेशा क्या होना चाहिए? कम। तो जहाँ भी इस तरह का चीज़ दिखेगा I इज लेस देन J, तो ये बात क्लियर कर लेना, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट है सारा, ठीक है। ये सब काम पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है, समझना है सही से। नेक्स्ट, एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। देखो प्रिंसिपल डायगोनल दिख रहा है, उसके नीचे वाला सब में क्या है? I बड़ा है J से, क्या होगा? एक बार और समझा देते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होने के लिए I और J क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट होने के लिए I J से कम होना चाहिए, और नीचे वाला होने के लिए I J से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जिसमें डेफिनेशन था, मतलब स्क्वायर फॉर्म में डिटर्मिनेंट होता है, रोज कॉलम्स क्या है, डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना।
एक्सपेंड कैसे करते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, फोर्थ भी बता दिए, सिर्फ फोर्थ का काम नहीं पड़ता है, एकदम बेसिक चीज़ था। अब जो है ना, जो प्लस माइनस का आता था, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट वगैरह सब क्यों होता है, कैसे होता है, और एक्सपेंड होने का क्या रूल्स है एक्चुअल, वो अब डिस्कस करें, ठीक है, समझना अच्छे से। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, क्या होता है माइनर और कोफैक्टर, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, माइनर पहले बता रहे हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। और ये कैसे लिखते हैं इसको हम आगे एग्जाम्पल में समझाते हैं, ठीक है। देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है, जैसे मान लो कि इसका लिखना है 1 1 का, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसको सिंबल में M11 लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, तो A11 के सामने सामने कॉलम और रो हटा देना है। एक ऑर्डर कम जाएगा इसका, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा A22 A23 A32 और A33। बाकी इसका जो भी वैल्यू है वो लिखना है। जैसे अब मान लो M कोई भी लिखो, M22 लिखते हैं, ठीक है। साइन सब नहीं देखना है यहाँ पे, तो 22 के सामने सामने रो और कॉलम इरेज कर दिए, तो रेस्ट क्या बच जाएगा बताओ, ये लाइन और ये लाइन ख़त्म हो गया, ये नहीं, A11 A13 A31 और A33, समझा। और कोई एग्जांपल लो, मान लो रेंडमली हम इसका लिखते हैं, ठीक है, A23 का माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A23, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए फर्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। 2 3 का देखो, ये कॉलम और ये रो इरेज करो, ठीक है, क्या सब बचेगा, A11 A12, हाँ, A31 और 32। अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस प्रकार प्रत्येक एलिमेंट का, अभी इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ये मॉडुलस नहीं है, कुछ भी आ सकता है, वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, नंबर पे। तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं माइनर के लिए, ठीक है। जैसे हम पहले 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 -5 8, ठीक है। तो आपको लिखना है M11, बताओ क्या होगा, ये और ये खत्म, क्या होगा 8। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। M12 बताओ 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका वाला क्या बच गया -5। अब एलिमेंट ही -5, उससे कोई इशू नहीं है, अलग से माइनस नहीं लगाना होता, ठीक है। जैसे M21 लिखना है, 21 कौन सा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा बताओ 2 1, यानी 3 बच जाएगा ना। M22 लिखना है, ये और ये खत्म, क्या बच जाएगा 2 एंड सो, ठीक है। 3 ऑर्डर का लेते हैं एग्जांपल, 2 3 5 -1 0 8 6 6 4 और मान लो कुछ भी ले लो, -2 ले लो, ठीक है। ये हमारा डिटरमिनेंट है और माइनर निकालना है। मान लो हम M11 निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो बताओ M11 क्या होगा, ये और ये खत्म, यानी 0 8 4 -2, कितना हो गया 0 -32, मतलब -32 इसका माइनर होगा। मान लो इसका निकालना 3 का माइनर, ठीक है। क्या लिखोगे आप M12 ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M12 लिखो, इसके सामने सामने कॉलम और रो हटा दो, क्या हो गया -1 8 6 और -2, कैलकुलेट करो 2 - 48,
कितना दिया -46। नेगेटिव भी आ सकता है, उससे कोई वैल्यू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी और का लिखो, जैसे मान लो इसका 4 का लिखते हैं, ये क्या है माइनर ऑफ 3 2, ठीक है। तो 3 2 क्या है बताओ, ये और ये ख़त्म हो गया तो 2 5 -1 8, कैलकुलेट करो 16 -5 कितना आ गया 21। इस प्रकार प्रत्येक एलिमेंट का जिसका चाहे उसका माइनर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद का हम लोग का था हेडलाइंस का कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Cij। इसका बहुत काम है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में भी काम है, ठीक है, अच्छा समझना। Cij और कैपिटल Aij सब सिंबल है, और कैपिटल Fij मतलब कोफैक्टर को लिखने का सिंबल है, ठीक है। और ये डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज Cij इज इक्वल टू -1 के पावर i + j इंटू Mij। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, वेयर पहले लिखते हैं, वेयर Mij क्या है, इज माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij, ठीक है। तो वही माइनर है जो पीछे पड़े हैं, ठीक है। मतलब माइनर में साइन अटैच हो गया। कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है? तो माइनर में अलग से कोई साइन नहीं यूज करते थे, एलिमेंट के साथ आ गया तो बात अलग है, लेकिन अलग से कोई साइन हम नहीं लगाते थे उसमें। लेकिन यहाँ पे एक अलग से भी साइन चल रहा है, i + j अगर ऑड होगा तो क्या देगा -Mij, और ये इवन होगा तो क्या देगा प्लस, और Mij का जो भी वैल्यू होगा वो तो अपना देगा ही। अगर वो माइनस हो गया, एक माइनस बाहर से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी दोनों में डिफरेंस यही है कि कोफैक्टर में क्या करते हैं, बाहर से एक साइन अटैच कर देते हैं, और साइन वही बोला है जो शुरू में लिखे थे हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसी तरह का है। और यहाँ फार्मूला में लिखा हुआ -1 के पावर i + j इंटू Mij। यानी कि जो माइनर पड़े थे ना उसमें साइन लगा देंगे जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझाते हैं कोफैक्टर का, एग्जांपल देखते हैं कोफैक्टर का, ठीक है बेटा। देखो 2 5 7 2 5 -7 3, कोई भी ले लिए रेंडमली, ठीक है। और हमें चाहिए कोफैक्टर 1 1 का, फर्स्ट यानी 2 का, है ना। तो क्या होगा -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो क्या हो गया +M11, नहीं तो M11 क्या होगा, ये और ये खत्म करो 3 हो गया। अब डायरेक्ट भी लिखो, ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं C12 का, 12 ये पोजीशन है, ये और ये खत्म, ठीक है। तो ये -M12 देगा, और M12 कितना है -7, तो एक माइनस बाहर से भी लगेगा और -7 भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे सोचो, इसका निकाले तो ये और ये खत्म 3 हो गया, और ये साइन पॉजिटिव होता है इसलिए 3 ही रह गया। इसका निकाल रहे हैं तो ये और ये खत्म -7 हुआ, बट ये पोजीशन नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ -7 क्या हो गया +7, इसलिए, ठीक है। C1 2 1, ये 2 1 है, ये और ये खत्म, क्या हो गया -5, माइनस ऑफ M21 मतलब कितना हो गया बेटा -5, ठीक है। C2 2, ये और ये खत्म 2 बच गया, मतलब ये +M22 होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि 2 + 2 क्या होता है 4, इवन है इसलिए प्लस हो गया। या 2 1 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 2 + 1 ऑड है, और -1 के पावर ऑड देने से माइनस होता है, तो जहाँ ऑड होगा माइनस लगेगा, या साइन के हिसाब से भी करना, ठीक है। 2 1 ये वाला है ना, तो ये नेगेटिव का साइन है इसलिए माइनस आ गया। हाँ 2 2 ये वाला है, ये पॉजिटिव का साइन है, प्लेस है इसलिए प्लस है। तो बहुत सिंपल है, सीरियस मत लेना। ये क्या हो गया 2, ये होगा 2 ऑर्डर का। एक 3 ऑर्डर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे 2 5 1 0 -3 2 7 1 और 6, कुछ भी लो चलो, ठीक है। और हम लोगों को लिखना है, मान लो C11 कोफैक्टर ऑफ 1 1, तो ये और ये खत्म,
क्या हो जाएगा -3 2 1, मतलब पहले ये लिख देते हैं हम तुम्हें, ये +m11 के बराबर होगा, और ये क्या होगा -3 2 1 6, कितना आ गया -18 -2 यानी -20। अब ये वैल्यू नेगेटिव आया कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है, बट यहाँ एक्स्ट्रा माइनस नहीं है बाहर से, ठीक है। और जैसे C21 लिखे 12 लिखेंगे तो एक्स्ट्रा माइनस भी होगा, M12 के बराबर होगा नहीं। अब देखो M12 कैसे होगा, एक माइनस तो यहाँ लगा ही रहेगा, ये और ये खत्म, क्या होगा 0 2 7 6 माइनस ऑफ, ये क्या हो गया 0 -14, अब क्या आ गया 14 माइनस प्लस 14 होगा, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, मान लो 1 3 निकालना है, C13, तो ये और ये खत्म, और प्लस भी रहेगा M13, तो क्या बोलोगे 0 -3 7 1, क्या हो गया 0 प्लस 21 यानी 21 हो, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखो, मान लो इसका लेते हैं C21, ये मत समझना कि 0 है तो 0 हो जाएगा इसका, है ना, ये तो रोल ही नहीं करता है, इसके अलावा ही एलिमेंट रोल करता है, ये और ये खत्म 5 1 1 6, और माइनस के साथ -M21 होगा ना 5 1 1 6 कितना देगा 30 -1 -29। तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और एक नोट है, इसको तुम लोग अच्छा से याद कर लेना, del C इज इक्वल टू del के पावर n-1, ठीक है। वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना जेई के लिए, वेयर del C इज द डिटर्मिनेंट whose elements are cofactor element of del, और n is order of the determinant, order of the डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं जो पिछला एग्जांपल करे हैं, अगर सारा एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लेते, 9 कोफैक्टर निकलता, उसको अरेंज कर देते अपने अपने जगह पे, तो वो del C होता, उसका वैल्यू अगर निकालेंगे, del C का वैल्यू निकालेंगे तो del का जो वैल्यू निकलेगा ना कैलकुलेट करने के बाद, उसका होल स्क्वायर के बराबर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 3 है ना, n का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, ये तो फार्मूला है ना, लेकिन इस केस में क्या होगा n का वैल्यू 3, तो 3 का समझ गया, तो 3 -1 कितना 2। तो आप ऐसा करना, जो पिछला एग्जांपल करे थे हम लोग जिसका वैल्यू 10 आया था 3 और डिटर्मिनेंट में, तो उसका वैल्यू 10 था, और del C निकालना, ठीक है, मतलब वो सारे एलिमेंट जो था ना उसमें उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब उसका सारा कोफैक्टर्स निकाल के और अपने अपने जगह पे प्लेस कर देना, ठीक है, मतलब C11 C12 C13 सब अरेंज कर देना, उसका वैल्यू निकालना। तो तुम ये देखना कि del C का वैल्यू जो होगा वो 10 का स्क्वायर यानी 100 के बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंट करना, होमवर्क है, तुम लोग अपने से करके देखना, और समझ गया, ये del C इक्वल टू del के पावर फार्मूला को वेरीफाई कर लेना। यहाँ से भी कर सकते हो, पिछला से भी कर सकते हो। पिछला इसलिए बोल रहे हो थोड़ा सा इजी है, 10 आया था वहाँ पे, इसका वैल्यू निकाले नहीं कितना आएगा, ज़्यादा बड़ा आ जाएगा तो कैलकुलेशन टफ होगा, है ना, बाकी होगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग एकदम बेसिक लेवल का पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे बेसिक और IIT का हम चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं सब एकदम जेई में भी आता है, और एकदम बोर्ड लेवल भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग 12th में है, अच्छा IIT का भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेवल अलग अलग नहीं करके हम लोग कंटिन्यू लेक्चर जारी रखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वहीं से मेनली क्वेश्चन रहता है NCERT सब में, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन इतना से नहीं बनाना है, ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज कर लेना पहले सही से, उसके बाद जब हम बताएंगे क्वेश्चन बनाने तब आप बनाना, ठीक है। अभी बस आप लोग वीडियो को सही से देख के रिवाइज करके रखना, नोट करके रखना है, ठीक है। फिर सेकेंड लेक्चर जब पढ़ाएंगे ना, तो फिर वहाँ से हम लोग NCERT का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है।